कहानी का नाम कालिक। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। संजय बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने अनंतपुर फोन लगाया? संजय का चेहरा सियाह हो गया। सक पकाकर उसने नजरें झुका ली। नंदू जी अभी उसे हैरत से देख घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? नहीं। अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदा कर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोका। उसमें अपना सामान जमाया। खैर अभी तो मैं चलता हूँ। मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 18 तारीख को वहीं मिलूंगा। धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई व रवाना हो गए। संजय कुछ पल बूत बना खड़ा रहा। अभी उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल संजय ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उसे अचानक आया देख रीना घबरा गई। पानी का गिलास थमा, चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? रीना संजय का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 7 दिन हो गए। क्या? वे लगभग चीख पड़ी। 7 दिन हो गए और हमें खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? नंदू जी ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर रीना अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का भी फोन नहीं आया? क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा। उसने अजीत भैया को एसटीडी लगाई। खबर सुनकर अजीत को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं नंदू जी को कल समाचार तो नहीं मिला है? नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। नंदू जी के बेटे की शादी 10 दिनों पूर्व ही हुई थी, इसलिए दाह संस्कार व उठावने में वे नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 13वीं पर जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अजीत बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। अनंतपुर फोन लगाया, किस लगाता। वहाँ किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं है। आपको मालूम है? फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करें? दीदी को फोन लगाकर पूछे। हंसेंगे नहीं वो? हम पर ऐसा करते हैं। कुछ सोच कर अजीत ने उसे फ़ोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और संजय के फ़ोन रखने के बाद अजीत ने अपनी पत्नी को कुछ समझाया। फिर नीता ने अजीत की बहन बबीता को फ़ोन लगाया और इधर से फ़ोन उठाने पर नीता ने पूछा, हेलो, अनंतपुर वाली माला है? मैं उसकी सहेली सविता। यहाँ बैतूल आई थी, सोचा मिल। क्या? कब? ओह, अच्छा अच्छा। और फिर फ़ोन रख दिया। अजीत सिर पकड़कर बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें क्यों नहीं मिली? नहीं, सब रिश्तेदारों को मिल गई, तो सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटों को दाह संस्कार के बाद उठावने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो कितनी बेइज्जती हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर अजीत की गर्दन झुक सी गई। संजय को फोन कर सूचित कर दिया। वह जाने की तैयारी में जुट गया। 4 घंटे बाद ट्रेन थी। 12 घंटे का सफर था। रास्ते भर इसी उधेड़बुन में रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही नीता ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसे साजिश? मांझी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुंच गए होते तो मांझी के गहने हम दोनों बहुओं में बरते, लेकिन अब न पहुंचने पर कर लिए होंगे किसी ने कब्जे में। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर में से आकर जमी बैठी है। घृणा से नीता का स्वर विशेला हो गया। अजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उबरता रहा। अगले दिन प्रातः 10 बजे के लगभग दोनों अनंतपुर पहुंचे। पिताजी बाहर बैठक के कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतरकर अजीत ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिताजी की गोद में मुंह छिपा जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया ये सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए, आंखें मूंदे, होठों को कसकर भींच लिया। उनके झुर्रीदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उधर नीता रिक्शे से उतर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप से पूरे घर को गूंजाने लगी। दीदी से लिपटकर फुट फुट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया उसने। 3-4 मिनट बाद दोनों अजीत नीता का ये करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से उसे उठा अजीत ने भीगे स्वर में उलाहना दिया। आजकल तो इतने साधन हो गए हैं, हमें फोन तो करवा देते हैं।
करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फ़ायदा तो है नहीं। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। अजीत को यूं लगा मानो भरी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए हों उस पर। शक पकाते हुए सिर पिटाकर हकलाने लगा। ऐसा कैसे सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी? बात काटते हुए पिताजी का कंठ हठात रुंध गया। अजीत कुछ न कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो गया। पिताजी से ऐसे आक्रामक रूप की उसने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पिताजी ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उधेड़-बुन कर रख दिया था। वहां बैठे पांचों रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन अजीत की स्थिति का आनंद लेने लगे। अजीत के लिए वहां बैठना असह्य हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय संजय रीना का रिक्शा रुका। रीना अंदर रोती हुई अंदर चली गई। संजय पिता के गले से लिपट स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसू से तर था और कंठ कम से अवरुद्ध। बस स्वर में हाय माँ, होए माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियाँ लेते हुए पिता को उलाहना दिया। खबर तो करनी थी हमें। कैसे करता? बात काट पिताजी ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता। किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। सब कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए पिताजी ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के जमाने में लोगों को अपनों के लिए ही समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटता है। संजय सकपका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिताजी वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचा कर उनका मुख देखता रह गया। वे पिताजी मुंह फेर कर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। संजय के लिए वहां बैठना असह्य हो गया। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही भांप ली थी। ये सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। संजय के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिताजी से पूछे कि माँ के मरने पर 8-10 घंटों के अंदर ही सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इन सबको फ़ोन? क्या इसी तरह हमें भी फ़ोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत न कर सका। वहाँ उसका अब दम घुटने लगा था। बबीता दीदी से मिलने का बहाना कर वह उठा और पीछे पीछे अजीत भी चल दिया। अंदर बबीता तीनों बुआओं के संग किसी काम में व्यस्त थी। बबीता दीदी के हाथ में कोई लिस्ट थी और तीनों बुआ सामने रखा सामान उसके अनुसार मिला रही थी। रीना नीता एक और उपेक्षित सी बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त संजय ने सोचा बबीता दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपटकर फुट कर रो पड़ेंगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बबीता ने एक पल के लिए उचटती नजर उन पर डाली और पूर्वते अपने काम में व्यस्त हो गई। तीनों बुआओं ने भी बबीता का अनुसरण किया। अजीत संजय कट कर रह गए। चुपचाप नीता रीना के पास आकर बैठ गए। चारों को एक एक पल काटना दूभर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नादी करने क्या बहाना कर चारों वहां से भी उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद एक लंबी सांस ली बबीता ने लिस्ट नीचे रख दी। उसका मन माँ की याद में बुरी तरह तड़प रहा था। जिस रात माँ शांत हुई उससे एक दिन पूर्व ही बबीता व छोटी बुआ वहाँ पहुंची थी। रात 1:30 बजे के लगभग माँ को घबराहट होने लगी। पिताजी डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो माँ ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। पिताजी ने हाथ से छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन माँ ने पुनः रोक लिया। वे अस्फुट टूटे स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बिछड़ने का समय आ गया है। वे नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने ना रहे। पिताजी इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। पिताजी को ही रुकना पड़ा। माँ की सांस तेज चलने लगी थी और पिताजी बेबसी से अपनी जीवन साथी को मौत के मुख में जाते देख रहे थे। भरा पूरा परिवार है, 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से भी एक यहाँ होता। इसी सोच में उनके आंसू छलक आए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी भगवान की मूर्ति के पास रखी गंगा जल की शीशी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते माँ के मुख में रख चम्मच से गंगा जल पिलाने लगे। गीता का 5वां अध्याय उन्हें बचपन से याद था, उसका पाठ करने लगे। माँ तुलसी व गंगा जल का पान करती
गीता का श्रवण करती रही। बेटों से एक बार लेने की कसक उनके मन में अंतिम पलों तक चुप रही। पिताजी ने पिछले माह दोनों को फोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत नहीं मिली। यह आसपास में संजोए लगभग 8-10 मिनट वे पिताजी की बाहों में तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने से पहले उन्होंने हाथ बढ़ा पिताजी के चरणों को स्पर्श किया, सामने ठाकुर जी को निहार अपने नाथ के मुख मंदिर पर नजरें स्थिर की और हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। इस सब पिताजी अपनी जीवन संगिनी को निष्प्राण काया कलेजे से चिपटाए फूट फूट कर रो पड़े। जीवन भर जिसने हंसते हंसते बिना शिकायत पूर्ण समर्पण भाव के साथ निभाया, आज वे जीवन भर उन्हें अकेला छोड़ अनंत में विलीन हो गई थी। पिताजी का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर है, दो बेटे बहू पोते पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता, यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। माना मौत अटल रहती है, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती थी। क्या फायदा दो बेटे होने का, इससे तो पुत्रहीनता भली। और ऐसे ही उद्वेलित क्षण में उन्होंने वे कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ मां की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा गमले से 2 पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। कॉलोनी की सुनसान सड़कें रात के सन्नाटे में साए साए कर रही थी। छड़ी टेकते हुए वे कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर आए। वहां पर एक स्टीडी बूथ था। बूथ का मालिक वहीं रहता था। घंटी बजा उसे जगाया। उसके ने दरवाजा खोलने पर समय जगाने के लिए माफी मांगी और छोटी बुआ को फोन लगाया। बुआ को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभ रह गई बुआ को उहापोह करने लगी, लेकिन पिताजी ने कसम दे मुंह बंद कर दिया। फोन कर पिताजी घर लौटे। सूना घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। छोटी बुआ पास ही गांव में रहती थी। आधे घंटे में फूफा जी के साथ वे मोटरसाइकिल पर आ गई। आते ही पिताजी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पिताजी के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। बुआ और फूफाजी उन्हें बाहों में बीच कर ढांढस बंधाते रहे। 2 घंटे बाद बबीता अपने पति व बच्चों के संग आ गई। थोड़ी देर बाद बड़ी व मंझली बुआ भी फूफाजी व बच्चों के संग आ गई। घर में कोहराम मच गया था। पिताजी को धीरज बंधाते हुए सबने समझाना चाहा, अच्छा लगेगा 2 बेटों के रहते कोई अन्य चिता को अग्नि दे। पिताजी की रुंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। जीते जी क्या कम जला चुके हैं वैसे, अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, कौन फूंक रहा है। पिताजी ने 2 टूक शब्दों में इनकार कर दिया। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रात 10 बजे तक रिश्तेदार भी आ गए थे। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुखाग्नि पिताजी ने सोए दी। अजीत ने ठंडी सांस ली। शाम हो गई थी। करुण पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक व अंदरूनी कक्ष में जाकर बैठ गए। अजीत एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अंधड़ चल रहे थे। पिताजी के मात्र एक निर्णय ने उसके बाद संजय के व्यक्तित्व का एक दिन का उड़ा दिया था। दोनों को रिश्तेदारी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटों व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। ना कहते हुए भी सब समझ गए थे कि एक अशख्स असहाय वृद्ध ने ऐसा अभूतपूर्व निर्णय क्यों लिया होगा। पिताजी यहीं नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पहुँच हुए, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी। बस नहीं हुए तो फिर अजीत, संजय व उनकी ससुराल में। गिलानी से अजीत की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक भारी समस्या और थी, माँ की 13वीं। 3 दिन बाद 13वीं का पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटों को पगड़ी बंधती है। पिताजी ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इंकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। अब इसके लिए क्या जवाब देगा अजीत रिश्तेदारों को। पगड़ी नहीं होने का कारण तो सब खोद कर पूछेंगे। घबराए अजीत और संजय ने अभी कुछ समय पूर्व ही पिताजी से लगभग खिखियाते हुए इस रस्म के लिए याचना की थी, लेकिन पिताजी ने शुष्क सपाट स्वरों में लताड़ दिया था। मतलब क्या है पगड़ी की रट लगाने से। पगड़ी उसे बंधती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा ही नहीं की, उल्टे जी चुराया हो, तो क्या मतलब है बेफिजूल ढोंग करने से। इस साफ गोई से अजीत संजय कट कर रह गए। करण पुराण के बाद अजीत धीरे से उठा और किसी काम का बहाना बनाकर घर से निकला। फिर एक दुरुस्त कॉलोनी में जाकर वहाँ के एसटीडीसी बूथ से अपनी व संजय की ससुराल फोन लगाया।
संक्षिप्त में पिता की नाराजगी भी बतला दी, रियाते हुए गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा लें। अगली ही सुबह रीना नीता के पिता माता पितावान्य परिजन भी टैक्सी में भरकर बदहवास आए और हाथ जोड़कर माफी मांगी। अनु ने विनय भी की। पिताजी के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वह आत्मीयता पूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही, हमें खबर ही नहीं की। ऐसा है, पिताजी के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे कुशल क्षेम के, उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वही खबर करवा सका। दोनों समधी कटकर रह गए। पिताजी ने बेहद सादगी से उन्हें उलाना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रहने के रहे। बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा, हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलता देख बड़े समधी में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है। पिताजी का स्वर थोड़ा भर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती हैं? जी, सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की। दोनों समधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। पिताजी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। पिताजी की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप की है तो जरूर पूछ लेते हैं कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है। समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुश ही होते थे कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, आज़ाद है अपनी गृहस्थी से। लेकिन यही आज़ादी है, उनकी बहू भी इसी तरह आज़ाद रहना चाहे तब वे कांप उठे। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिताजी ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं। और 13वीं के दिन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने के पूर्व बड़े फूफा जी ने घोषणा की, ये मकान पिताजी ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 16 छात्र रह सकेंगे। माँ के गहने बेच पिताजी ने स्कूल के संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व पिताजी की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद ये सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही नीता और रीना शर्म से गड़ गई। अभी तक अपने दुर्व्यवहार से उन्होंने सास ससुर की जो के जीवन में जो अंधेरा किया था, उसकी काली माँ काली बनकर उनके सुंदर चेहरों पर पुत गई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।